गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे थे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी हम पढ़ रहे थे स्पेशल फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन या भारतीय संविधान की विशेषताएं या स्पेशल फीचर्स के बारे में हम पढ़ रहे थे। इसमें से हम 5 पॉइंट कवर कर चुके थे। आपको ये बॉक्स दिख रहा है, उसमें टोटल 10 पॉइंट थे, इसमें कि हम 5 कवर कर चुके थे। 6 पॉइंट है हमारा फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट मीन्स संघात्मक शासन व्यवस्था। अब फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट क्या होता है? एक संघ होता है। फेडरल दैट मीन्स संघ होता है, ठीक है। संघात्मक, हम संघ किसको बोलते हैं? यहाँ पे हम किस संघ की बात कर रहे हैं? स्टेट्स की, ठीक है। जब दो या दो से अधिक ज़्यादा या मोर देन 2 स्टेट्स मिल जाती हैं तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको हम फेडरल बोलते हैं या एक संघ बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट लाइन देखिए, एज पर द फर्स्ट शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया हैज़ फेडरल ऑफ स्टेट, दस फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हैज़ बीन सेट अप इन इंडिया. The power of government are not centralized at one place and are divided between central and the state, and both have independence in their respective jurisdiction. ठीक है। अब क्या है हमारा जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फर्स्ट शेड्यूल के अकॉर्डिंग क्या है? जो हमारा भारत देश है, जो हमारा इंडिया है, वो क्या है? राज्यों का संघ है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं? फेडरेशन ऑफ स्टेट्स है, ठीक है। बहुत सारे स्टेट किससे मिलके बना है, ठीक है। एक सिंगल स्टेट नहीं है हमारा, बहुत सारे स्टेट से मिलकर बना है, तो फेडरेशन ऑफ स्टेट है क्या? हमारा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हमारा जो इंडिया है वो क्या है? फेडरेशन ऑफ स्टेट है, ठीक है। और इस तरीके से क्या है हमारे यहाँ पे फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, इंडिया में जो गवर्नमेंट है वो फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को सेटअप किया गया है या उसकी स्थापना की गई है, ठीक है। अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में की जो पावर है वो हमने एक जगह पे इकट्ठी ना करके या एक सेंटर पे कलेक्ट ना करके उसको क्या किया है? 2 में डिवाइड किया गया है। अब जो 2 किस किस में डिवाइड किया है? एक तो हमने सेंट्रल और स्टेट दोनों को क्या करके रखा है? उनको अपनी अलग अलग पावर देके रखी है। वो अपनी अपनी फील्ड में इंडिपेंडेंट तरीके से उनको यूज़ कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए, द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिटन एंड रिजिड टू अ considerable extent and it is supreme. The Supreme Court is the protector of the Constitution. Supreme Court has also the power to interpret it of constitutional provisions and decide constitutional disputes arise between the central and the state. अब जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो कैसा है? एक तो रिटन फॉर्म में है और रिजिड है। रिजिड दैट मीन्स कठोर है, और ये कैसा है? सुप्रीम है, दैट मीन्स उसको जो ओहदा मिला है वो क्या है? सबसे ऊपर है, सर्वोच्च है। अब जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन का प्रोटेक्टर, दैट मीन्स उसकी रक्षा करने वाला बोला गया है। जो उसको क्या करता है? उसको प्रोटेक्ट करता है, उसको मेंटेन करता है, उसकी रक्षा करता है। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट को पावर है कि वो क्या कर सकता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसके बारे में बता सकता है, उसको डिस्क्राइब कर सकता है। जो सेंट्रल और स्टेट है उनके बीच जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर चल रहे हैं उनका जो डिसीजन लेता है उसका राइट भी किसको है? सुप्रीम कोर्ट को है। पॉइंट है हमारा इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल जुडिशरी, ठीक है। जो हमारी यहाँ की न्याय व्यवस्था है या न्यायपालिका है वो कैसी? इंडिपेंडेंट, दैट मीन्स स्वतंत्र है, ठीक है, उसके ऊपर। और इम्पार्शियल दैट मीन्स कोई पार्शलिटी नहीं है, किसी के प्रेशर में रह के या किसी के फेवर में वो कभी डिसीजन नहीं लेते, वो निष्पक्ष है, ठीक है। इम्पार्शियल है, जो करेक्ट है वो करेक्ट है, ओके। निष्पक्ष हमारे यहाँ की जो न्यायपालिका वो कैसी है? जुडिशरी एक तो स्वतंत्र, इंडिपेंडेंट है और इम्पार्शियल दैट मीन्स निष्पक्ष है। द जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट एज इट हैज़ power to interpret the constitution and to protect and fundamental right of the citizens. The constitution has given power of judiciary to review law enacted by the parliament and legislative assembly and executive order passed by the executive and to declare such law and order null the vote if they are against the spirit of the constitution. सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स की रक्षा और जो कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की व्याख्या करने का जो राइट है, राइट होने के कारण क्या किया गया है? जुडिशरी को इंडिपेंडेंट डिक्लेयर किया गया है,
ठीक है, जुडिशरी को राइट है कि जब वो कोई भी डिसीजन लेती है तो उस पर क्या कर सकती है, वो दोबारा सोच सकती है। ठीक है, उसका रिव्यू ले सकती है, उसको रिव्यू मतलब फिर से देख सकती है और फिर से उस पर डिसीजन ले सकती है। ये चाहे तो लॉ बना भी सकती है और उसको हटा भी सकती है। आगे देखिए, सुटेबल प्रोविजंस हैज़ बीन मेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंश्योर impartial functioning of judiciary. Impartiality of judiciary depend on the manner of requirement and removal of the judge, their working the service condition. इसको राइट है कि जो जजेस हैं उनको कब अपॉइंट करना है, कब हटाना है, ये सारे काम किसको, जुडिशरी को या न्यायपालिका को राइट है और वो इसके अकॉर्डिंग अपना डिसीजन लेती है। क्या कैसे करवाना है, ये सारी चीज़ें इसके अकॉर्डिंग होती हैं। उनको कब उनका अपॉइंटमेंट होगा, कब उनको हटाना है, उनका कितना टाइम ड्यूरेशन होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करती हैं, जुडिशरी पे। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट आर अपॉइंट बाय द प्रेसिडेंट as per the procedure laid down in the regard, but the president doesn't have the power to remove them. The salary and allowance of judge cannot be reduced during this tenure in the office. Due to these provisions, the judiciary is free any pressure of the executive. ठीक है, अब क्या होता है, आपने देखा कि न्यायपालिका के पास किसी भी जज को अपॉइंट करने का या उसको हटाने का या उसका टाइम ड्यूरेशन क्या है, उसकी सारी चीज़ें वो देखता है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट के जो जज होते हैं उनको अपॉइंट कौन करता है, उनको अपॉइंट राष्ट्रपति करता है, अपना प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, पूरी एक प्रोसेस होती है, लेकिन उसको हटाने का जो राइट है वो अपने प्रेसिडेंट के पास नहीं है। ठीक है, जब उनका टाइम ड्यूरेशन चल रहा है, जब वो अपॉइंट हो जाते हैं, उसके बाद जो उनकी सैलरी होती है उसको आप रिड्यूस नहीं कर सकते, उनको रिड्यूस नहीं किया जाता है। जो पहले डिसाइड रहती है वही रहता है। ठीक है, जो जुडिशरी रहती है इस प्रेशर से क्या रहती है, फ्री रहती है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़। ठीक है, मौलिक अधिकार और मूल कर्तव्य। For around development of the citizens, fundamental rights are essential. There is provisions of fundamental rights for the citizen. In case they are voted, a citizen has the right to approach the High Court or Supreme Court. During the period of emergency, this fundamental right can be suspended. The provisions of fundamental duties of the citizens was added in Constitution by an Amendment 42, Amendment of the Constitution 1976. 10 fundamental duties have been specified in the Constitution. अराउंड डेवलपमेंट ऑफ सिटीजन्स के अराउंड डेवलपमेंट के लिए क्या है, फंडामेंटल राइट्स बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं। इंडिया में सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स का क्या है, प्रोविजंस हैं। इनकेस अब कभी ऐसा होता है, इनकेस दे आर वोटेड अ सिटीजन, अभी ऐसा होता है कि सिटीजन्स को लगता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन हो रहा है या वो ब्रेक हो रहे हैं, तो वो किसकी हेल्प ले सकता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की हेल्प ले सकता है। और ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इमरजेंसी, जो इमरजेंसी पीरियड होता है, जो आपातकालीन स्थिति होती है, जब हमारे यहाँ इमरजेंसी लग जाती है, तब जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं क्या सस्पेंडेड हो जाते हैं। सस्पेंडेड दैट मीन्स निलंबित, उनका कोई मतलब नहीं रहता। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के 42 अमेंडमेंट के थ्रू, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1976 के अकॉर्डिंग क्या किया गया है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ को जोड़ा गया है या ऐड किया गया है। 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैव बीन स्पेसिफाई इन द कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफाई की गई हैं या हैं हमारी। तो आप देख रहे हो एक बॉक्स है जिसमें फंडामेंटल ड्यूटीज़ लिखा हुआ है। ये सब आपकी या हमारे इंडिया में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी सिटीजन्स रहते हैं, वो सबकी क्या है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ रहती हैं। छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे ये आता है कि फंडामेंटल राइट्स और फंडामेंटल ड्यूटीज़ में क्या डिफरेंस है। फंडामेंटल राइट्स दैट मीन्स मूल अधिकार, हमारे ये राइट हैं, हमारे ये अधिकार हैं। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ मतलब मूल कर्तव्य जो हमें करना चाहिए हमारे देश के लिए। हम इस कंट्री में रहते हैं, हम इस देश में रहते हैं, तो हमें इसके कुछ अधिकार मिले हुए हैं, वो हमारे मूल अधिकार हो गए, फंडामेंटल राइट्स हो गए, क्योंकि हम भारत देश के वासी हैं या नागरिक हैं।
ये सारी चीज़ें, ठीक। और फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं कि हम इस देश में रहते हैं तो हमें भी इस देश के लिए कुछ करना चाहिए, हमारी कोई ड्यूटीज़ बनती हैं, तो वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं। अब देख लीजिए, इट शैल बी टू ड्यूटी ऑफ एवरेज सिटीजन्स ऑफ इंडिया, भारत में रहने वाले प्रत्येक नागरिक के लिए या एवरेज सिटीजन्स के लिए ड्यूटी होंगी कि वह फर्स्ट है टू abide by the constitution and respect its ideals and institution, the national flag and national anthem, ठीक है। हम क्या करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन का पालन करेंगे एक तो, ठीक है, और उसके रिस्पेक्ट करेंगे, उसके आदर्शों पे चलेंगे, और जो हमारा नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम है, राष्ट्रीय गान और राष्ट्रीय ध्वज, उसका क्या करेंगे, रिस्पेक्ट करेंगे, उसकी आदर करेंगे। फर्स्ट ड्यूटी है हमारी, ठीक है। सेकंड क्या है, to cherish and follow the noble ideals which inspire our national struggle for freedom। फ्रीडम के टाइम, स्वतंत्रता के टाइम हमारा जो आंदोलन हुए थे, ठीक है, नेशनल जो स्ट्रगल था, जितने भी आंदोलन थे, उनके जो आइडियल्स है उनको क्या करेंगे, हमारे हार्ट में संजो के रखेंगे, उनको याद करेंगे और उनसे इंस्पायर होंगे। थर्ड है हमारा टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सोवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है, इंडिया की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करेंगे। फोर्थ है हमारा टू डिफेंड द कंट्री ऑफ रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो, ठीक है, देश की रक्षा करेंगे और बुलाए जाने पे या ज़रूरत पड़ने पे क्या करेंगे, राष्ट्र की सेवा भी करेंगे। फिफ्थ है हमारा टू प्रमोट हार्मनी एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस ऑफ सेक्शनल डाइवर्सिटी टू रिनाउंस प्रैक्टिस derogatory to the dignity of women। भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करेंगे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर बेस होगी, ठीक है। सभी में भेदभाव से परे रहेंगे, कोई भेदभाव नहीं करेंगे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो कि वुमन रिस्पेक्ट के अगेन हो, डिग्निटी ऑफ वुमेन दैट मीन्स स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। सिक्स देखिए, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कल्चर, जो हमारी ऐतिहासिक इमारतें हैं, ऐतिहासिक धरोहर हैं, उनको प्रोटेक्ट करेंगे और उनको बचा के रखेंगे। सेवंथ है टू प्रोटेक्ट द इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, लेक, रिवर एंड वाइल्ड लाइफ टू हैव पेशेंस फॉर लिविंग क्रिएचर्स, हमारे नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, जिसके अंदर क्या क्या आते हैं, फॉरेस्ट, लेक, फॉरेस्ट दैट मीन जंगल, लेक झील, नदियाँ, ठीक है, वाइल्ड लाइफ दैट मीन्स क्या होता है हमारा वन्य जीव, उनकी रक्षा करेंगे और उनके लिए अपने मन में कैसी भावना रखेंगे, दया की भावना रखेंगे। एट्थ है हमारा टू डेवलप द साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, जो साइंटिफिक टेम्पर्ड है या जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसको और क्या करेंगे, डेवलप करेंगे और उसमें ज़्यादा नई नई चीज़ों को ऐड करते जाएंगे। नेक्स्ट है हमारा टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू अब्जर्व वॉलेंस, ठीक है, जो सार्वजनिक संपत्ति या जो पब्लिक प्रॉपर्टी है उसकी क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे, सुरक्षा करेंगे और हिंसा से दूर रहेंगे। लास्ट है हमारा 10th टू स्ट्राइव टू वर्ड एक्सेलेंस इन द ऑल spheres of individual and collective activities so that the national constantly rises to higher level of handover and achievement, ठीक है, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का प्रयास करेंगे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले।
ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की शुद्ध लैंग्वेज होती है, जिसमें हमें इसी तरीके के टर्म्स का यूज़ करना रहता है। ये सारी हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं, जिनको हमें क्या करना है, निभाना है, इनका पालन करना है। क्योंकि हम क्यों करेंगे, क्योंकि हम एक सिटीज़न हैं, कहाँ के, इंडिया के। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन की सारी चीज़ों का हम पालन करेंगे, नेशनल एंथम, नेशनल फ्लैग का हम रिस्पेक्ट करेंगे, और जितनी भी हमारी हेरिटेज हैं उनको प्रोटेक्ट करेंगे, जो हमारा नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको प्रोटेक्ट करेंगे, उसमें जितने भी एनिमल्स प्लांट्स हैं सबको प्रोटेक्ट करेंगे, सबकी रक्षा करेंगे। ये सारी चीज़ें हमें करना चाहिए। थैंक यू सो मच। ठीक है, ये तो हमारे हो गए क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज़। अब मैं आपको एक बार फंडामेंटल राइट्स भी बता देती हूँ कि हमारे फंडामेंटल राइट क्या हैं। फर्स्ट है हमारा राइट ऑफ इक्वलिटी, दैट मीन्स हमारा समानता का अधिकार। हम किसी भी रिलीजियस को हो, किसी भी भगवान को मानते हो, हमें क्या है, इक्वलिटी का राइट है। ठीक है, समानता का अधिकार है। सेकंड है राइट ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्रता का अधिकार, हम फ्रीडम है। ठीक है, हमें फ्रीडम है, हम कहीं भी आ सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी कर सकते हैं, तो राइट टू फ्रीडम है। ठीक है, थर्ड है हमारा राइट अगेन एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, यदि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, हमने एक चैप्टर पढ़ा था इससे पहले कंज्यूमर वाला, तो शोषण के विरुद्ध हमारा अधिकार, यदि हमारा एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है तो उसके अगेन हमें क्या एक्शन ले सकते हैं, इसका भी हमें क्या है, राइट है। फोर्थ है हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियस, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, हम किसी भी भगवान को मान सकते हैं, किसी भी देवता की हम पूजा कर सकते हैं। और फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, हम किसी भी संस्कृति को मान सकते हैं, किसी भी संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, किसी भी कास्ट के हो, हम क्या एजुकेशन ले सकते हैं। पहले क्या होता था कि सिर्फ जो ब्राह्मण हैं वही आप शिक्षा ले सकते थे, वही एजुकेशन ले सकते थे, बट अब ऐसा नहीं है। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग हमें क्या है, हमें राइट है कि हमें क्या है, राइट्स, कल्चर एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक, सिक्स्थ है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, दैट मीन संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, हमारे टोटल जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो कितने हैं, 6 हैं। ठीक है, और फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं वो कितनी है, 10। तो ये आपको याद रखना है, ये पूरे चैप्टर में ये 2 सबसे ज़्यादा हैं। थैंक यू।